नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। आज आप पढ़ांगे राजस्थान अपवाह तंत्र। राजस्थान अपवाह तंत्र। काफ़ी बच्चों की डिमांड आई है कि सर तुसी हिंदी च भी क्लास लाओ, तो अज कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पंजाबी ज़्यादा आती है, हिंदी थोड़ी घट आती है। कोशिश करते हैं कि अज हिंदी में क्लास लावांगे। कोई समस्या कोई गलती हो जाए तो थोड़ा ऐसा फील ना करो। तो आज पढ़ेंगे अपने हिंदी में राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र में सर्वप्रथम जो बात कंपटीशन एग्जाम की करें, यदि अपने BSTC और बीएड की बात करें तो इसमें लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। BSTC और बीएड में लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपनी कोशिश करेंगे कि 2 क्वेश्चन है जो अच्छे तरीके से आपको तैयार करवाए जा सकें। अपवाह तंत्र को शुरू करने से पहले अपने अपवाह का अर्थ समझ लेना है। अपवाह का अर्थ होता है जैसे कोई, ये मान लीजिए ये नदी है, इस तरीके से चलती है, जा रही है। बहना, नदी का बहना क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अपवाह है। और ये देखिए उस तरीके से इसमें और सहायक नदियां हैं जो इधर उधर से मिलती जाएंगी। तो ये एक नदी का क्या हो गया है? अपवाह तंत्र हो गया। अपवाह तंत्र हो गया। इस तरीके से नदी है, नदी के साथ और नदियां मिल गई तो एक पूरा तंत्र बन गया। तो ये एक प्रकार का अपवाह तंत्र हो गया है। तो अपवाह तंत्र, जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 पार्ट्स में अपने बांटते हैं। और बहुत बार जो सामान्य प्रश्न है जो इन्हीं 3 भागों में से ही पूछ लिया जाता है। राजस्थान के अपवाह तंत्र के 3 पार्ट हैं जो ज्यादातर प्रश्न है जो इसमें से ही पूछ लेते हैं। इनसे पहले थोड़ा सा संबंधित इनके एक जानकारी और बता दें कि राजस्थान है जो, उसमें राजस्थान का जल भारत के कुल सतही जल है जो है ना, भारत की नदियों का जितना भी जल है उसका कितना है? 1.16% है। 1.16%। राजस्थान का जल भारत के कुल सतही जल का 1.16% है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप अपवाह तंत्र से जोड़ के अपने पढ़ सकते हैं। तो अब इन 3 अपवाह तंत्रों को अपने पढ़ते हैं। 3 अपवाह तंत्रों को पढ़ने से पहले ये देखिए ना, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर लें। ये है अपने प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। तो ये प्रायद्वीपीय भारत में देखिए, भारत के इधर वाली साइड क्या आता है? अरब सागर। ए और बी में इसको बांट लेते हैं। ये वाली साइड कौन सी है? अरब सागर। और बी वाली ये बंगाल की खाड़ी। ये चीजें ध्यान रखनी है। प्रायद्वीपीय भारत में ऐसे 2 साइडें हैं, 2 भाग हैं इसके, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये इधर से सेटअप शुरू करते हैं A B, तो ऐसे आपको ध्यान हो जाएगा। इसी प्रकार से राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए पहला है जो इधर वाली साइड, ये अपने लिख लेते हैं अरब सागर वाला। अरब
सागर। दूसरा है वो है आंतरिक प्रवाह। और तीसरा जो है तीसरा भाग है जो इस तरीके से वो बन जाएगा अपने बंगाल की खाड़ी वाला। बंगाल की खाड़ी। सर्वप्रथम अपने पढ़ा राजस्थान अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को समझ लिया। फिर देखिए राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में अपने बांट सकते हैं। इन तीनों भागों में आपको पता चल गया कि नदियां है जो अपना जल है जो लेके जाती हैं, है ना। नदियां अपना जल लेके जाएंगी वो इस तरीके से। अपने प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, ये अरब सागर इधर हो गया और इधर बंगाल खाड़ी। तो जो नदियां अपना जल है जो अरब सागर की ओर लेके जाएं वो हो जाएगा अरब सागरीय अपवाह तंत्र। जो नदियां अपना जल है जो बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाएं वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो अपना जल है जो न तो वो अरब सागर में लेके जाती हैं न ही अपने जल को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा पाती हैं। उस प्रकार के अपवाह तंत्र को अपने कहेंगे अंतः प्रवाही या आंतरिक प्रवाह तंत्र है जो। तो इसमें कुछ मुख्य बातें आपको पहले बता दें। जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र है अपना, जो नदियां अरब सागर में जल लेके जाती हैं वो भी 2 भागों में लेके जाती हैं। एक तो है कच्छ का रण, कच्छ का रण, और दूसरा है खंबात की खाड़ी। तो अरब सागर में जो जल है वो लगभग 16% नदियां हैं जो लेके जाती हैं। आंतरिक प्रवाह में देखिए जरा 60% नदियां हैं जो अपनी वो आंतरिक प्रवाह की हैं। और बंगाल की खाड़ी की जो है वो 24% नदियां हैं। अरब सागर में 16% आंतरिक प्रवाह की। सबसे ज्यादा यदि अपवाह तंत्र की बात करें नदियां हैं जो किस प्रकार की हैं अपने पास आंतरिक प्रवाह की, बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली 24% है। अब इनकी कुछ मुख्य मुख्य नदियों के बारे में अपने बात कर रहे हैं। जैसे अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं लूनी। यदि इसमें एक राजस्थान का मानचित्र भी बना लिया जाए थोड़ा सा हल्का सा आपको समझ आ जाएगी इस तरीके से। तो यहां आपने देखा था एक अरावली पर्वतमाला थी, अरावली की बात की थी अपने। ये जो अरावली थी पर्वतमाला है, भौतिक विभागों में अपने पढ़ा था। तो ये ध्यान रखना है अरावली के इधर वाली साइड जो पश्चिमी साइड पड़ गई और अरावली के पूर्वी साइड, ये भी ध्यान रखना है अरावली एक प्रकार का जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक का काम करती है, जल का विभाजन करती है। अरावली के कुछ इधर जल जाता है, कुछ अरावली से इधर आता है। भाव क्या है, इधर की नदियां हैं जो अरावली को क्रॉस करके बंगाल की खाड़ी में जल नहीं ले जा सकती हैं। इधर वाली नदियां इधर क्रॉस करके इधर अरब सागर में अपना जल नहीं ले जा पाती हैं। तो ये जल विभाजक का काम करता है अरावली है जो। तो देखिए कुछ नदियां हैं जैसे लूनी है, तो ये देखिए अजमेर से निकलती है इस तरीके से, और इस तरीके से ये गुजरात में विलीन हो जाती है। तो लूनी है एक नदी। नेक्स्ट देखें इसमें माही नदी है।
लूणी के बाद माही नदी है, फिर देखिए रहा साबरमती नदी है, साबरमती के बाद पश्चिमी बनास नदी। ये मुख्य नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। अपवाह तंत्र की बात करें तो ये प्रश्न इस तरीके से आया पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में लेके जाती है, या इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है, या आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। अब ये देखिए ये चार मुख्य नदियां हैं जो अपना जल है, जो काफी है नदियां वैसे, लेकिन चार मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर में जल लेके जाती हैं। अब देखते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह में देखिए घग्गर नदी है, तो घग्गर का अपवाह तंत्र देखिए ये लूणी हो गई। घग्गर देखिए यहां से आती है ना, ये इसमें और इस तरीके से, तो ये नदी कौन सी हो जाएगी, घग्गर। आप मानचित्र पे इस तरीके से नदियां बना लें ताकि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इस तरीके से घग्गर नदी, कुछ जिलों के बारे में आपको नॉलेज हो गया है। ये ऊपर हनुमानगढ़, गंगानगर, गंगानगर के सूरतगढ़ से होती हुई अनूपगढ़ से आगे पाकिस्तान में चली गई है, तो ये घग्गर नदी का बारे में आ गया। घग्गर के बाद देखिए आप कांकनी, कांकनी जिसे और कांकने भी कहते हैं, और इसको क्या कह देते हैं, कांकने या मसूरदी भी कह देते हैं। घग्गर के बाद ये दूसरी अपवाह तंत्र की नदी है। नेक्स्ट देखते हैं कांतली, ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। साबी, ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये ध्यान रखते जाएं, घग्गर, कांकनी, कांतली, साबी, मेंथा, जहां जिसे और क्या बोल देते हैं, मेंढा भी बोल देते हैं, मेंथा या मेंढा। फिर देखिए रूपनगढ़, रूपनगढ़ के बाद खारी। खारी नदियां दो हैं, ठीक है ना, एक तो आंतरिक प्रवाह की नदी है और एक बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है, जो बनास की सहायक नदी रहेगी उसमें आएगी, तो खारी। फिर देखिए खंडेला, खंडेला और रूपा रेल। ये थोड़ा समझने की बात है, इसको इस तरीके से आप कोई हल्की फुल्की एक आप अपने हिसाब से ट्रिक भी बना सकते हैं कोई। पहला घग्गर नदी होगी, मुख्य नदी है, फिर कांकनी, कांतली, साबी, मेंढा या मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और रूपा रेल। अब तीसरे नंबर पे अपने बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली नदियां हैं। जो बंगाल की खाड़ी में देखो यार 24% नदियां हैं जो अपना जल लेके जाती हैं, तो इसमें मुख्य मुख्य नदियां जो हैं चंबल, चंबल नदी राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी भी है, सबसे लंबी नदी है चंबल। चंबल के बाद देखिएगा बनास, बनास नदी पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी है। बनास के बाद देखिएगा गंभीर, गंभीर एक नदी गंभीरी भी है ना, गंभीर है एक नदी, गंभीरी भी है, और बाण गंगा। ये देखिए ना इस तरीके से ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली हैं। ये नदियां भी बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट जल नहीं लेके जाती हैं, ये कहाँ लेके जाती हैं अपना जल, यमुना नदी में लेके जाती हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये डायरेक्ट अपना पानी है जो जल है जो सीधा समुद्र में, महासागर जहाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, यमुना नदी में। यमुना नदी है जो आगे जाकर के गंगा नदी में मिलती है, फिर वो अपना जल है जो बंगाल की खाड़ी तक लेके जाती है। ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना, कई बार बंगाल की खाड़ी न पूछ करके सीधा पूछ लिया जाता है जमुना की सहायक नदियां या जमुना में अपना जल ले जाने वाली नदियां हैं। तो ये इस तरीके से
ये कुछ नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह की हैं। तो अब इसमें आपने कुछ सहायक नदियां हैं जो उनके बारे में बात करेंगे। सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो जैसे लूनी है, जो लूनी की सहायक नदियां हैं जो इसी में देख लीजिए। लूनी में जैसे सूकड़ी, ये सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। सूकड़ी के बाद मीठड़ी, मीठड़ी के बाद लीलड़ी और जोजड़ी। अब देखो डी डी डी, हड़ी वाली सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, ये सारे अड़ी वाली नदियां हैं जो किसकी सहायक हैं? लूनी की सहायक है। इसके अलावा भी हैं जैसे जवाई, जवाई नदी है जो ये भी सहायक है। जवाई नदी पे जवाई बांध भी बना हुआ है। गुहिया, गुहिया नदी भी इसकी सहायक है। बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, जवाई, गुहिया, बांडी, सागी, ये कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं लूनी नदी के, जो लूनी के साथ इस तरीके से जैसे जोजड़ी इधर से मिल गई है, ऐसे इसकी और सहायक नदियां हैं जो मिलती हैं, इधर से एक ही है। तो ये लूनी की सहायक नदियां हो गई हैं। अब देखिए माही है, जो माही नदी की भी सहायक नदियां हैं। सोम, जाखम। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है संगमों के बारे में, है ना, संगम। अब संगम क्या चीज है? यदि संगम की बात करें तो संगम होते हैं जहां दो से ज्यादा नदियों का मिलन हो। संगम बोल देंगे नदियों का मिलन, नदियों का मिलन होता है। तो ये एक सोम, माही, जाखम मिलती हैं बनेश्वर धाम डूंगरपुर में। तो जो एक संगम है, आदिवासियों को कुंभ भी कहा जाता है, इतिहास में अपने पढ़ते हैं इस तरीके से। तो सोम, जाखम, अनास, इसके अलावा चाप और मोरेन, चाप, मोरेन, ये नदियां भी माही की सहायक हैं। अब साबरमती देखिए, वाकल प्लस सेई, वाकल और सेई नदियों से मिलकर ही कौन सी नदी बनी है? साबरमती नदी बनी। साबरमती हालांकि नदी तो राजस्थान की है, लेकिन सर्वाधिक फायदा किसको पहुंचाती है? गुजरात को पहुंचाती है। गुजरात के बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं जो इस नदी पे बसे हुए हैं। अब देखिए पश्चिमी बनास, बनास भी है एक नदी, अपने पढ़ा है, ये रहा, ये बनास है। तो ये बनास नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी की है, ये बनास है। तो बनास नदी है जो ये पश्चिमी साइड की है। ये देखिए, ये वाली साइड कौन सी हो गई? पूरब, और ये कौन सी हो गई? पश्चिमी। तो ये बनास नदी कौन सी है? पश्चिमी बनास की, जो अपना जल कहां लेके जा रही है? इधर अरब सागर में। तो पश्चिमी बनास के सीपू और सूकली नदी है जो इसकी सहायक नदी है। सीपू और सूकली नदी है जो इसकी सहायक नदी है। तो ये कुछ सहायक नदियों के बारे में बात हो गई है। आज अपने नदियों के नामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नाम क्या क्या है? मुख्यतः नामों के बाद इसके बहाव क्षेत्र, इसके उद्गम स्थल, उनके बारे में भी जानकारी करेंगे एक सारणी बना के बहुत बढ़िया ढंग से, ताकि आप कभी भूलें नहीं उसको। तो आप कोशिश करके ये अपवाह तंत्र याद करें। 3 प्रकार के हैं, तीनों में कौन कौन सी नदियां आई हैं उनका नाम अच्छे तरीके से याद कर लें। अब देखिए घग्गर, घग्गर का और नाम है जो मृत नदी भी है, इसको मृत नदी भी कह देते हैं। कांकने को कांकने, कांकनी को कांकने, मसूरदी भी कह देते हैं। और ये है जो मेंथा, रूपनगढ़ और खारी है जो ये कहाँ गिरती हैं? यहाँ जाकर के सांबर झील में। तो ये तीनों हैं जो नदियां कहाँ गिरती हैं? सांबर
झील में। ये तीनों नदियां सांबर झील में गिर जाती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे अपने इधर देखते हैं बंगाल की खाड़ी वाला। तो बंगाल की खाड़ी में से अपने बीएसटीसी जो एग्जाम है उसमें 2-3 बार प्रश्न आए हुए हैं। ये बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल लेके जाती हैं। और घग्गर नदी के बारे में भी, जैसे इसको और क्या कह देते हैं उपनामों में, ये उपनाम है इसका, इसको और बोल देते हैं मृत नदी, जहां प्राचीन सरस्वती। तो मृत नदी और प्राचीन सरस्वती, ये मृत नदी वाला ये जो प्रश्न है ये बीएसटीसी में पूछा हुआ है, ये बीएसटीसी में पूछा हुआ है। ये बीएसटीसी एग्जाम जो हुआ था उसमें भी एक बार पूछा गया है जो ये प्रश्न है, बीएसटीसी 2021 में, बीएसटीसी 2021 में इसको प्रश्न को पूछा गया था कि मृत नदी किसका उपनाम है। तो ये मृत नदी है जो घग्गर नदी का उपनाम है। नेक्स्ट देखते हैं अपने बंगाल की खाड़ी वाले, इनकी भी कुछ सहायक नदियां हैं बंगाल की खाड़ी। जैसे चंबल की सहायक नदी है बनास, मुख्य नदी भी है हालांकि, बनास इसकी सहायक नदी भी है। बनास के साथ साथ काली सिंध, काली सिंध के बाद परवन, ये सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। चंबल की सहायक नदी बनास, काली सिंध, परवन। हालांकि परवन भी डायरेक्ट पानी नहीं डालती है इसमें, परवन मिलती है जाकर के काली सिंध में, फिर काली सिंध मिलती है आगे चंबल में, काले, इसके बाद परवन के बाद आहू नदी है जो, कुराल नदी है जो, बनास, काली सिंध, आहू, परवन, कुराल, पार्वती और मेज, ये मुख्य नदियां हैं जो चंबल की सहायक नदियां हैं। अब देखिए बनास भी चंबल की सहायक नदी है, लेकिन बनास की भी खुद सहायक नदियां हैं, जैसे बेड़च, मैनाल, बेड़च और मैनाल, बेड़च, मनाल और बनास, ये तीनों एक संगम बनाती हैं नदियां मिलकर के। इसके बारे में अपने संगमों वाले टॉपिक में अलग से एक आपको बताएंगे। फिर देखिए कोठारी, खारी, ये देखिए एक खारी ये रही और एक खारी ये रही, ये ध्यान रखना है। ये खारी है जो सांबर झील में गिरती है, लेकिन ये खारी नदी है जो ये बनास नदी की सहायक नदी है। डाई, बेड़च, मैनाल, कोठारी, खारी, डाई और मोरेल, ये नदियां हैं जो ये बनास नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं गंभीर नदी है जो, इसकी है पांचना व पार्वती, पांचना व पार्वती, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इन्हीं में पांचना बांध भी बना हुआ है। तो ये मुख्यतः करौली की नदी है जो। इसके साथ अपने एक गंभीरी को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। गंभीरी, ये गंभीर है और ये गंभीरी है, ये करौली से निकलती है, लेकिन ये गंभीरी है जो ये एमपी से निकलती है। ये चीज इस तरीके से कर लेंगे, गंभीर है जो करौली से निकलती है और पांचना बांध और पार्वती बना हुआ भी, और ये पार्वती सहायक है इसकी। गंभीरी जो नदी है वो एमपी से निकलती है, और गंभीरी नदी पर और बेड़च नदी पर, बेड़च और गंभीरी पर क्या बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। ये प्रश्न भी आया था
एक काली सिंध नदी है जो, ये भी बीएसटीसी का प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न भी बीएसटीसी में पूछा हुआ है। बीएसटीसी 2020 में इस प्रश्न को पूछा था कि ये नदियां अपना जल कहाँ लेके जाती हैं, तो काली सिंध और गंभीरी के बारे में पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं अपने बाणगंगा। तो बाणगंगा जो कि बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, इसका प्रश्न भी बीएसटीसी में पूछा हुआ है 2023 में। ये प्रश्न भी बीएसटीसी 2023 में पूछा हुआ है कि ये अपना जल है जो कहाँ पे लेके जाती है। तो इस तरीके से अपने राजस्थान के अपवाह तंत्र के मुख्य नदियों के बारे में अपने बात की है। अब इन नदियों के बारे में डिटेल स्टडी भी होगी जो एक सारणी के माध्यम से आपको बताई जाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके सामने मैं बता रहा हूं, और उतनी देर में आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी सही ढंग से ले लें ताकि आप इस चीज को याद कर लें। रुको देख लीजिए पहला। हाँ देखो जरा, ये हो गया अपने अरब सागर वाली, ये आंतरिक प्रवाह वाली घग्गर होगी, कांकनी, कांतली, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, और ये खंडेला भी है इसमें। ये देखिए ये जो 4 नदियां हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये कहाँ गिरती हैं? सांबर झील में। तो आंतरिक प्रवाह की अपने आप होगी, न तो अपना जल ये बंगाल की खाड़ी में लेके गई, न ही अरब सागर में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो अब देखते हैं अपने नदियों के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों में वन लाइनर नोट्स टाइप है एक प्रकार से। जैसे सर्वाधिक नदियों का उद्गम है जो कहाँ होता है, सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला, सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला, या फिर नदी विहीन जिला, नदी विहीन जिला, ऐसे प्रश्न हैं जो बनेंगे। जैसे सर्वाधिक नदियों वाला कौन सा है? उदयपुर। नदी विहीन जिला है जो चूरू व बीकानेर। अभी नवीन जिलों में वैसे फलौदी को भी कह रहे हैं, लेकिन अभी तक आ रहा है चूरू और बीकानेर है, जो दोनों जिले हैं जो जिनमें नदी नहीं है। ये प्रश्न भी आया हुआ है सीईटी में, सेट में। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर है। सबसे लंबी नदी चंबल। सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, 1051 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह अपने 3 प्रवाह तंत्र पड़े हैं, 3 अपवाह तंत्र पड़े हैं, बंगाल की खाड़ी, आंतरिक प्रवाह और अरब सागर वाला। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है जो, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी
नदी वो है घग्गर। घग्गर। नेक्स्ट देखते हैं आंतरिक प्रवाह पूर्ण बहाव। पूर्ण बहाव। अब देखिए आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव, ये सबसे लंबी नदी है, ये पूर्ण बहाव। कहने का अर्थ है इसका पूर्ण बहाव कहाँ है? राजस्थान में है। घग्गर है जो ये हिमाचल से निकल करके पंजाब में होती हुई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, फिर पाकिस्तान तक चलेगी, इसलिए इसका पूर्ण बहाव क्षेत्र राजस्थान में नहीं था। पूर्ण बहाव की दृष्टि से ये ध्यान रखना है, आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की सबसे लंबी नदी, पूर्ण बहाव की सबसे लंबी नदी। तो आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव से सबसे लंबी नदी है जो कांतली है। कांतली। अब पूर्ण बहाव की बात करें, पूर्ण बहाव, ये आंतरिक प्रवाह का पूर्ण बहाव है, ये आंतरिक प्रवाह का पूर्ण बहाव है। अब सीधा पूर्ण बहाव के आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है जो पूर्ण बहाव के आधार पर, वो आंतरिक प्रवाह में पूर्ण बहाव था, ये सीधा पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है जो बनास है। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। आंतरिक प्रवाह में पूर्ण बहाव है, ये सीधा पूर्ण बहाव है। कहने का था राजस्थान के पूर्ण बहाव की बात आई है। नेक्स्ट देखिए अंतरराष्ट्रीय नदी। लीजिए, क्या ऐसी नदी भी है कोई अंतरराष्ट्रीय है? जी हाँ, वो अंतरराष्ट्रीय नदी है घग्गर। घग्गर नदी को अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में भी जाती है। अब देखिए 3 राज्य वाली नदी, ऐसी नदी भी है कोई जो 3 राज्यों में चलती है, 3 राज्यों में? यस, वो है एक चंबल नदी। चंबल है जो 3 राज्यों में चलती है, जैसे एमपी, मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर ये आती है राजस्थान में, एमपी से निकल करके राजस्थान में आई और फिर ये चलेगी आगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में चली गई है। 3 राज्यों वाली नदी या 3 राज्य वाली नदी है। चंबल के साथ साथ माही नदी है, जो माही नदी भी 3 राज्यों में से आती है, जो एमपी से निकलती है, एमपी से वो आती है राजस्थान में, राजस्थान से वो जाती है गुजरात में। ये 3 राज्यों वाली नदियां हैं, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा यदि बारहमासी नदियों की बात करें, बारहमासी नदियां, बारहमासी होती हैं, जैसे बारहमासी नींबू भी होते हैं, है ना, बारहमासी संतरे भी हो सकते हैं। बारहमासी जो चीज है जो 12 महीनों तक चलती है, तो इसमें आ जाएगा चंबल और माही। चंबल और माही नदियां हैं जो 12 मासी हैं। ये सिर्फ वर्षा काल में ही नहीं चलती हैं, ये पूरे 12 महीने चलती ही रहती हैं। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में 1-2 टॉपिक और हैं, 1-2 और बातें आपको बता दें। जल विभाजक का काम करती है राजस्थान में, जल विभाजक का काम करती है अरावली, अरावली पर्वतमाला, जो जल विभाजक का काम करती है। जल को आपस में क्या कर देती है? बांट देती। जैसे ये देखो, ये जल विभाजक का काम किया हुआ है इसने। फिर देखिए कुछ जलप्रपात भी बने हुए हैं, जलप्रपात बने हुए हैं इस पे।
जैसे चूलिया जलप्रपात है, चूलिया है जलप्रपात का नाम है, जो कि चंबल नदी पे है। चंबल पे है और है कहाँ ये? भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ में है। एक और मुख्य जलप्रपात, काफी सारे जलप्रपात हैं वैसे तो, लेकिन ये 2-3 जलप्रपात हैं फेमस हैं। जैसे चूलिया जलप्रपात हो गया, मैनाल जलप्रपात है जो मैनाल नदी पे बना हुआ है, और ये है अपने भीलवाड़ा में, ये भीलवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा कुछ और त्रिवेणी संगम की बात करें, त्रिवेणी संगम है जो त्रिवेणी संगम। अब त्रिवेणी संगम मतलब 3 वेणियां जहां मिलती हैं, 3 नदियां जो मिलती हैं, जहां 3 नदियों का मिलन हो, 3 नदियों का जहां मिलन होता है वो क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम है। तो अपने कई त्रिवेणी संगम है, इनमें से फेमस त्रिवेणी संगम है एक बनेश्वर त्रिवेणी संगम, जो बनेश्वर त्रिवेणी संगम है। फिर देखिए बिगोद त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगमों की बात कर रहे हैं ये, त्रिवेणी संगमों की बात। जैसे नंबर 1 पे आ गया बनेश्वर, नंबर 2 पे आ गया बिगोद, और देखिए देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, रामेश्वरम के बाद है राजमहल। ये इस तरीके से त्रिवेणी संगमों की बात की है। अब त्रिवेणी संगम है जो, ये तो संगम आ गए, इसका त्रिवेणी संगम ये इस तरीके से हैं। इनके अब अपने जिला देख लेते हैं। सबसे पहले ये संगम है जो, ये संगम, फिर इसका देखेंगे अपने कौन से जिला में है ये, और इसमें नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए यार, सबसे पहले ये संगम की बात है, फिर जिला है, फिर नदियां हैं। बनेश्वर जो है, बनेश्वर डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में है। इसको आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। तो इसमें नदियां हैं सोम, माही, जाखम, सोम, माही, जाखम। नेक्स्ट देखिए बिगोद है जो, वो भीलवाड़ा में है, बिगोद है जो भीलवाड़ा में है। इसकी नदियां हैं बनास, बेड़च और मैनाल, बनास, बेड़च और मैनाल। नेक्स्ट देखिए देवधाम जोधपुरिया है जो, ये जिला है इसका टोंक, और ये है बनास, बांडी और मानसी पे, बनास, मानसी और बांडी नदी के संगम पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए रामेश्वरम है जो, ये है सवाई माधोपुर में, ये है सवाई माधोपुर में। तो ये बनास,
चंबल और सीप नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए राजमहल, ये है अपने टोंक में। ये बनास खारी, ये है बनास खारी और डाई नदी के संगम पर। तो ये त्रिवेणी संगमों की बात की है अपने। बनेश्वर है जो डूंगरपुर में है, सोमाही जाखम, बिघोद है जो भीलवाड़ा में है, बनास बेड़ेचौर मैनाल पे, देवदाम जोधपुर जो टोंक में है, बनास मानसी और बांडी पे, रामेश्वरम है जो सवाईमाधोपुर में है, बनास चंबल और सीप नदी पे, राजमहल है जो टोंक में है, बनास खारी और डाई पर बने हुए हैं। तो ये थे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब अपने आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। कल अपने अपवाह तंत्र की मुख्य नदियां हैं, साथ के साथ कुछ झीलें हैं, उनके बारे में सारणी वाइज टॉपिक बना करके अध्ययन करेंगे ताकि आप उनको भूले नहीं। साथ के साथ जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनका भी उसमें बताया गया है कौन से प्रश्न कब आए हैं, ताकि आपको थोड़ा ध्यान रह सके। तो आशा करता हूँ आज मैंने हिंदी में क्लास ली है, और कमेंट करके आप जरूर बताएं कैसी रही। धन्यवाद।